डियर साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। सो उम्मीद करते हैं आपने सारे लेक्चर्स को लगा लिया है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हम अपने लोकोमोशन का देख कह सकते हैं कि लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हमने सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स की बात करना क्यों जरूरी है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने जितने भी फिजियोलॉजी के चैप्टर देखे उनके फंक्शन स्ट्रक्चर सबको डिस्कस किया है, साथ ही साथ हमने उसका डिसऑर्डर भी देखा है। डिसऑर्डर हम इसलिए देखते हैं, जैसे हमें पता है कोई भी चीज़ हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं तो हम उसके एडवांटेज देखते हैं क्योंकि हमें उसको यूज़ करना है। डिसएडवांटेज हम साथ साथ जरूर देखते हैं। कारण डिसएडवांटेज देखने का कारण ये है, डिसएडवांटेज देखने का कारण कि अगर कुछ ऐसा करने से ये चीज़ होती है जो नहीं होनी चाहिए तो हम उससे सावधान रहें। मतलब हम डिसएडवांटेज को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, समझते हैं, ताकि वो चीज़ हम गलतियाँ ना कर सके। क्लियर? सो सेम हम फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर देख रहे हैं उसके फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड लास्ट में हम डिसऑर्डर्स देख रहे हैं कि मतलब क्या बीमारियां हो जाती हैं, क्या करने से, तो हमें उन चीज़ों से दूर रहना है थोड़ा। क्लियर? सो ऐसे ही हम लोकोमोशन को डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स को लेके चलेंगे, जिसमें से आज हम बात करने वाले माइस्थेनिया ग्रेविस। कुछ डिसऑर्डर को हम आज डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि एक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब पहले तो नाम लिख लेते हैं कि हम किस डिसऑर्डर को लेके डिस्कस कर रहे हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस। किसको डिस्कस कर रहे हैं हम? डिसऑर्डर्स को। इस हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? इम्यून आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें है ऑटो इम्यून, मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी वायरसेस बैक्टीरियाज इंटर करते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब बॉडी के सभी ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए ये बाहर वाले वायरस एंड बैक्टीरिया से लड़ने का काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। मतलब बॉडी को प्रोटेक्शन देता है इम्यून सिस्टम। इसका इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना, बॉडी की सभी सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखना है उन सेलों से जो बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही है। क्लियर? तो इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ऑटो इम्यून इससे जस्ट अपोजिट होता है। ऑटो इम्यून में क्या होता है? हमारी खुद का इम्यून सिस्टम हमारी खुद की बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। मतलब मेन फंक्शन ऑटो इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम का क्या है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना एंड जो हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा रही है ऐसे वायरसेस एंड बैक्टीरिया सेल्स को किल करना, मारना। लेकिन ऑटो इम्यून में क्या होता है कि हमारी बॉडी के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसे डिसऑर्डर को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें से जो माइस्थेनिया ग्रेविस है ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अभी करता क्या है? ऑटो इम्यून का मीन समझ में आ गया, मतलब ये हमारी बॉडी की खुद की ही सेल को डिस्ट्रॉय करता है, मारता है। सो इसमें होता क्या है? अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर लगाया तो आपने बेसिकली देखा होगा हमारी बॉडी में जितनी भी एक्शन हो रहे हैं वो कमांड के कारण हो रहे हैं। कमांड देने का काम क्या कौन करता है? पूरे हमारे नर्व सेल्स, मोटर नर्व का सेंसरी नर्व्स आपने देखे होंगे, नर्व सेल्स की बात हमने की थी। सो कमांड कौन देता है? मोटर नर्व। सो बेसिकली कैसे एक्शन होता है? अगर ये कोई मसल सेल है, इसे मुझे कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो यहाँ से एक मोटर नर्व इसको कमांड देगी। इसकी हेल्प से एक केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? ये जो मसल सेल है ये कौन है? मसल सेल। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? मसल सेल के ऊपर ऐसे रिसेप्टर बैठे हुए होते हैं, इनसे जाके बाइंड हो जाता है। और जैसे ही इनसे जाके बाइंड होता है
तो ये क्या करने लगते हैं, ऐसे चैनल्स खुल जाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जिन्हें कहते हैं। ये आपने मैकेनिज्म देखा होगा अच्छे से। एंड जो भी रिएक्शन अंदर चलती है देन उसके जस्ट बाद ये जो होती है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है डीपोलराइजेशन के कारण। क्लियर है? डीपोलराइजेशन क्या होता है आपने अच्छे से देखा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कैसे होता है, सोडियम पोटेशियम पंप को भी हमने डिस्कस किया, ये भी हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये देखेंगे कि मेनली हमारी मोटर नर्व, इसे हम क्या बोलते हैं, मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या करती है, बेसिकली इसका काम होता है कमांड देना। ये क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करती है। जिस मसल को एक्शन करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, रिलैक्सेशन करवाना है, तो उसके ऊपर ये क्या एक केमिकल का सिक्रीशन करेगी जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब उस मसल के ऊपर कुछ रिसेप्टर होंगे, वो रिसेप्टर इसको बाइंड करके रखते हैं जिससे सिग्नल मिलते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये जो जंक्शन क्रिएट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस जंक्शन इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ। क्लियर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो गई। लेकिन जो मायस्थेनिया ग्रेविस है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। सो क्या होता है मायस्थेनिया ग्रेविस पे, हमारी बॉडी में एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है। एबनॉर्मल एंटीबॉडीज तो आपने देखा होगा ना, कुछ इस टाइप से होती हैं। बस आपको इतना याद रखना है कैसी एंटीबॉडीज बनने लगेंगी, एब नॉर्मल। एबनॉर्मल एंटीबॉडीज। क्लियर? एबनॉर्मल एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन से क्या होगा, ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज जाएंगी रिसेप्टर के पास, और ये जो रिसेप्टर बैठे हैं मसल्स के ऊपर, इन्हें कट कर देंगी, इन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगी। जब यहाँ पर क्या रिसेप्टर ही गायब हो जाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन तो हो रहा है लेकिन इनकी बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर ही नहीं है, और जब तक बाइंड नहीं होगा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से तो सोडियम पोटेशियम पंप नहीं खुलेगा एंड मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अपने अकॉर्डिंग नहीं करेगी। सो मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, हमारे सेंसरी नर्व्स सेल या सेंसरी ऑर्गन वीक हो जाते हैं, हम चीज़ों को सेंस नहीं कर पाते हैं, जिसके हम अपने हिसाब से चीज़ों को एक्शन नहीं करवा पाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मुझे हाथ उठाना है तो मैं चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं उठा पाऊंगी। कारण क्या है, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसके कारण न्यूरोट्रांसमीटर से सिक्रीट हो रहा है लेकिन वो बाइंड नहीं कर रहा और जो मसल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। मसल जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी मैं एक्शन नहीं कर सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती हूँ। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल है पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है, पैरालिसिस में आप जो चाहते हैं वैसे एक्शन नहीं करा सकते। आपने देखा होगा जो पैरालिसिस वाले पेशेंट होते हैं या लोग होते हैं उनके संग क्या सिचुएशन घटती है, उनके ये जो मुंह होता है, माउथ पूरा टेढ़ा हो जाता है, आईज झुक जाती हैं, हैंड अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो मसल सेल है आप उनके अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अगर जब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है तो मैं हंसूंगी तो मैं अपने अच्छे से अपने होंठों को ऐसे फ्लैप करके रखा दूंगी, अच्छे से अपने मतलब सभी ऑर्गन्स को एक्शन करा पाऊंगी। लेकिन पैरालिसिस में ये चीज नहीं होती है, हमारी बॉडी अनवांटेड काम करती है या फिर जो हम चाहते हैं वो नहीं करती है। क्लियर है? मायस्थेनिया ग्रेविस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसा है आपको याद रखना है, दिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब खुद की बॉडी के सेल्स को मारने लगे। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है और ये रिसेप्टर को गायब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे हमारी बॉडी एक्शन नहीं कर पाती है। इसका एग्जांपल क्या है, पैरालिसिस। क्या है इसका एग्जांपल अगर हम लिखें, थोड़ा सा रफ करते हैं। पैरालिसिस क्या है, when we are not able to command our body, जब आप अपनी बॉडी को कमांड ना दे पाए तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। क्लियर है? तो पैरालिसिस मायस्थेनिया ग्रेविस का एक एग्जांपल है, आपको याद रखना है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर
डायस्ट्रॉफी ये क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपको याद रखना है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एंड सेकेंड जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो ये एक कैसा डिसऑर्डर है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो व्हील चेयर पे होते हैं, उनके हाथ नॉर्मल से थोड़े से अजीब टाइप के होते हैं, सिकुड़े हुए टाइप के, मतलब इनमें ना बहुत ज्यादा स्क्रैपिंग होती है। मतलब नॉर्मल मेरा हाथ ऐसा, उनका हाथ थोड़ा सा ऐसा रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये फिंगर्स जो है बाहर की तरफ नहीं मूवमेंट करेगी, कुछ इस टाइप का होगा, उनकी पूरे हाथ पैर से मुड़ने लगते हैं। तो इस टाइप का जो डिसऑर्डर दिखता है वो कौन सा है? यही है ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन से ट्रांसफर होता है, मतलब फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसके आने वाली जनरेशन को भी होगा, वो आने के बाद वाली जनरेशन को भी हो सकता है। आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, उसमें 50-50% चांसेस होते हैं। एंड लेकिन वो कुछ सिम्टम्स शो करता है। तो आपको याद होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि जो माइस्थेनिया यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या है इसका सिम्टम? बॉडी में स्क्रैपिंग आ जाना, मतलब नॉर्मल से हमारी बॉडी मूवमेंट ना कर पाना, अकड़ जाना, अकड़न समझते ना, कॉन्ट्रैक्शन, हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक पड़ जाती है। ये जो डिसऑर्डर होता है मसल्स के वीक पड़ जाने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है या फिर अपने काम नहीं कर पाती है, उससे पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा आने लगती है। अब जब मसल्स ही वीक हो जाएंगी तो वो किसी काम को ना चल पाएगा, ना ज़्यादा बोल पाएगा, उसके रेस्पिरेशन ट्रैक में भी दिक्कत आएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एकदम सिकुड़ जाएगा, वहाँ पे रेस्पिरेटरी पूरा ट्रैक है ना। सो आपको इसके सिम्टम्स याद रखना। जैसे कोई भी बंदा आपको व्हील चेयर पर दिख रहा है, उसके पूरे हाथ पैर सिकुड़े टाइप के, नॉर्मल आपने देखा होगा ना, फेस वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके हाथ पैर कुछ छोटे छोटे क्यों? क्योंकि उसे कौन सा डिसऑर्डर होता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ऐसे पेशेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं जी पाते हैं, कुछ मतलब लिमिट होती है इनकी। लिमिटेड मीन से ये कह भी नहीं सकते कि 2 या 4 साल, बिल्कुल नहीं, 2 साल, 7 साल, 8 साल, 18, 19, 20, 30, लेकिन ज़्यादा नहीं उनकी लाइफ होती। लेकिन जितनी उनकी लाइफ होती है बहुत खतरनाक होती है, पेनफुल होती है, क्योंकि इसमें पेन ज़्यादा होता है। क्योंकि किसी भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाए नॉर्मल से, तो दिक्कत तो होनी स्वाभाविक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये कैसा है? जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, हमारी मसल्स के पास बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उनमें से एक प्रोटीन होता है हमारे पास डायस्ट्रॉफी। कौन सा? डायस्ट्रॉफी नाम का एक प्रोटीन होता है, और इसको हम मतलब ये किससे सिक्रीट होता है? डायस्ट्रॉफी नामक जीन से। मतलब ये डायस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है ना, किससे फॉर्म होता है? डायस्ट्रॉफिन जीन से। जब हमारी मसल में ये जीन डीएक्टिव हो जाए या फॉल्टी हो जाए तो इस सिचुएशन में ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और जब ये प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाता तो हमारी मसल सेल वीक होने लगती हैं और फर्दर हमारी बॉडी में मस्कुलर डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। फर्दर इट मींस ये जेनेटिक होता है, तो स्टार्टिंग से इसके सिम्टम्स होते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है हम ये देख लेते हैं कि जो डायस्ट्रॉफिन प्रोटीन है ये होता कहाँ है। देखिए आपने अगर अपनी मसल सेल देखी होगी तो ये हमारी मसल सेल है, जिसे इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलेमा। इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे अंदर वो बंडल्स होते हैं जिन्हें हम मायोफाइब्रिल बोलते हैं। क्लियर? तो मायोफाइब्रिल से यहाँ पे ये जो बाउंड्री है यहाँ तक ये
प्रोटीन की एक लेयर ऐसे होती है, इसके अंदर सार्कोमेयर आपने देखा होगा ना, ये थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट होते हैं बीच में सार्कोमेयर में। सो थिक फिलामेंट से ये एक मेम्ब्रेन में सी जाती है और ये जो सार्कोलेमा है इसके ऊपर जितनी प्रोटीन है इनको बाइंड करके रखती है, एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती है मेम्ब्रेन को। इस फिलामेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोफिन प्रोटीन। डायस्ट्रोफिन प्रोटीन ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है एक सरफेस को मेम्ब्रेन के, जिस कारण हमारी बॉडी ये या मसल्स की जो भी मेम्ब्रेन है स्ट्रॉन्ग रहती है। अब जब इसका फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता, जब ये जीन फॉल्टी होता है या फिर नहीं होता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये जो मेम्ब्रेन है ना डैमेज होने लगेगी एंड इसके ऊपर जितनी प्रोटीन है वीक बन जाएंगे। तो इस कारण से इसमें क्या होगा, ये वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो स्क्रैपिंग इसका एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम टेटनस। टेटनस नॉर्मल आपने सुना होगा, आपको किसी भी चीज की लोहे की लग जाए या कोई भी चीज आपको ऐसे डीप कट कर दे, कुत्ते ने काट लिया आपको, तो वो भी कैसा काटता है, डीप कट कर देता है ना अंदर तक हमारे। सो इस सिचुएशन में हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, मतलब इंजेक्ट करवाते हैं फ्लूइड को, टेटनस नाम का। सो ये क्या होता है, टेटनस की एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ये इसका मतलब ये है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है टेटनस, और ये कुछ स्पोर्स होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी करके, जो एनवायरनमेंट में, सॉइल में या किसी लोहे की चीज पे पाए जाते हैं, और वो अगर हमारी बॉडी में किसी कट के थ्रू या किसी भी कारण इंजेक्ट कर जाएं, तो ये पूरे में इन्फेक्शन फैला देते हैं। क्लियर है? तो इसका सिम्टम्स क्या होता है टेटनस का, हमने दो डिसऑर्डर्स को क्लियर कर लिया है, मायस्थाइनिया ग्रेविस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट इज टेटनस। टेटनस कैसा डिसऑर्डर है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसऑर्डर है। इसमें बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। अभी कौन से बैक्टीरिया के कारण, तो हम इसका नाम लिख लेते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण क्रिएट होता है कौन सा, टेटनस। किस कारण से होता है, जब भी हमारी बॉडी में डीप कट लग जाए या कुत्ता काट ले, मतलब अंदर तक हमारी बॉडी में ये वायरस एंटर कर जाए, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन का फॉर्मेशन होने लगता है। उस टॉक्सिन का नाम क्या है, ये हम लिख लेते हैं, टेटेनोस्पर्मीन। ये क्या है, टॉक्सिन है। जैसे ही डीप कट के कारण हमारी बॉडी में क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया एंटर करता है, तो इस टॉक्सिन का फॉर्मेशन लगता है टेटेनोस्पर्मीन। जब ये इसका इन्फेक्शन है तो बॉडी में क्या होता है, नॉर्मली हमारे ये भी नर्व सेल पे इफेक्ट पहुंचाता है। नॉर्मली हमारी नर्व सेल क्या करती है, कमांड देती है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल अगर ये कमांड देगा तो हमारी जो मसल सेल है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, इसमें रिलैक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो फिर ये रिलैक्स नहीं करेगी। तो कुल मिला के टेटनस का मेन हार्मफुल इफेक्ट कहाँ पहुंचाता है, ये मतलब एक्ट करता है हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जैसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो रिलैक्सेशन नहीं होता है। क्लियर है? अब टेटेनी क्या होता है, ये टेटनस है, आपको याद रखना है कुछ चीजें। टेटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण। जैसे ही क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी हमारी बॉडी में इंटर करता है तो टेटेनोस्पर्मीन करके जो टॉक्सिन है उसका फॉर्मेशन होने लगता है, और इस कारण से हमारी बॉडी में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन रिलैक्सेशन नहीं होता है। कारण आपको डीप कट लग गया है लोहे से, जंग वाले लोहे से, या फिर आपको मान लो कुत्ते ने या किसी ऐसी चीज ने काटी, जिसके कारण जो स्पोर्स है उसके, ये जो बैक्टीरिया के स्पोर्स आपकी बॉडी में एंटर कर गए, ये हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर, हर मतलब खुली चीजों पे पाई जाती हैं स्पोर्स। तो अगर आपके अंदर ये चला गया तो आपको टेटनस डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं टेटेनी की। टेटेनी क्या है, अच्छा डिफरेंस हम याद रख लेते हैं टेटनस एंड टेटेनी में।
बस इतना याद रखना। टिटनस में आपको क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। टिटेनी लेस कैल्शियम के कारण होता है। जब आपकी मसल्स है, मान लीजिए आपकी मसल्स है, इसके आउटर साइड में जितना भी कैल्शियम है ये कम पड़ जाए, कम हो जाए, लेस कैल्शियम बचे एक्सटर्नल सरफेस साइड में, तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी में टिटेनी क्रिएट हो जाता है, लेस। बस आपको इतना याद रखना है। अर्थराइटिस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अर्थराइटिस के क्योंकि कई सारे टाइप्स होते हैं। बेसिकली अर्थराइटिस होता क्या है, ज्वाइंट स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं। जैसे ज्वाइंट इन्फ्लामेशन मतलब आपकी ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आ जाए। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, किस कारण से कब कौन सी ज्वाइंट आ जाए, कहाँ आ जाए, तो उसके अलग अलग टाइप के बेसिस पे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अर्थराइटिस को। सो आई होप आज जो हमने डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। माइस्थानिया ग्रेविस हम क्लियर कर चुके हैं, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी क्लियर कर चुके हैं, एंड टिटनस एंड टिटेनी। नेक्स्ट इज हमारा होगा अर्थराइटिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।